Now, good evening to all, and welcome to all in the 14th session of co-curricular classes, Human Values and Environment Studies. Now, in last session, we complete our unit one. Now, we start the unit second, holistic approach in decision making. Okay, holistic approach in decision making. तो what is the decision making means? यानी कि decision making का मतलब क्या है? Decision making is the process of making choices by identifying a decision, gathering information, and assessing alternative resolutions. यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है, यानी कि निर्णय लेना, एक निर्णय की पहचान करके, यानी कि आप जो निर्णय ले रहे हो उसकी पहचान करके और जानकारी एकत्र करके और जितने भी आपके वैकल्पिक समाधान है, यानी जितने भी ऑप्शनल आपके क्या है, ऑल्टरनेटिव रिजोल्यूशन है, यानी जितने भी आप उसके समाधान कर सकते हो उनका आकलन करके, यानी कि उनको जांच कर क्या करते हैं, चुनाव करने की प्रक्रिया है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, आप अपने फैक्ट्स के थ्रू, गैदरिंग्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू जो भी आप डिसीजन लेते हो उसकी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। यूजिंग a step by step decision making process can help you make more deliberate thoughtful decision by organizing relevant information and defining alternatives. Effective decision making is influenced by various factors, including the decision maker's cognitive abilities, experience, available information, time constraints, and the complexity of the decision. यानी कि जो चरण दर चरण निर्णय लेने की प्रक्रिया, यानी स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हो, जो निर्णय लेते हो उसकी जो प्रक्रिया है, तो उसका उपयोग करके आप जो जानकारी आपके पास आती है, यानी कि जो आपके पास जो पहले से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, यानी उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है को व्यवस्थित करके और जो विकल्पों को परिभाषित करके जानबूझकर, यानी कि जो आपके विकल्प हैं, जो आपके ऑप्शंस हैं, उनको डेफिनेट करके, उनको बता के और जानबूझकर आप क्या करते हो, विचारशील निर्णय लेने में मदद करते हो। यानी जिसपे विचारशील, यानी जो सोचने के योग्य हो, या जिसपे हम सोच रहे हैं, जिसपे विचार चल रहा हो, जिसपे हम सोच रहे हो, तो ऐसे आप निर्णय ले सकते हो। Effective decision making is influenced by various factors, including the decision maker's cognitive abilities, experience, available information, time constraint, and the complexity of the डिसीजन। तो यानी कि जो प्रभावी निर्णय है, यानी डिसीजन मेकिंग क्या, ये होलिस्टिक अप्रोच है, जो इफेक्टिव डिसीजन है, यानी कि जो प्रभावी निर्णय है, जो आपका प्रभाव डालेगा, एक ऐसा निर्णय, तो वो किस बहुत से विभिन्न विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, यानी कि जो वेरियस फैक्टर्स है उनसे क्या होगा, वो प्रभावित होगा। जो वेरियस फैक्टर्स है, बहुत बहुत चीजों से आपके डिसीजन प्रभावित होते हैं, जिनमें से क्या है, जो आपकी एक तो निर्णय की जो निर्णय, यानी जो इंसान निर्णय ले रहा है, जो निर्णय करता है, जो डिसीजन मेकर्स है, जो डिसीजन मेकर है, जो निर्णय ले रहा है, तो उसकी जो क्षमताएं हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, और उसका अनुभव, और उसका अनुभव है, और जो आपकी जानकारी है, यानी जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो आपके पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू समय की कमी और निर्णय की जटिलता शामिल है। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है, वो उसमें वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पे क्या करते हैं, वेरियस फैक्टर क्या कर सकते हैं, यानी जो विभिन्न विभिन्न पहलू हैं वो उसमें प्रभाव डाल सकते हैं, जिनमें क्या है, जो डिसीजन मेकिंग, यानी जो डिसीजन ले रहा है उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमता है, यानी जो उसकी क्षमता है, वो उसका अनुभव, उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो, और उसकी समय की सीमा, और क्या, डिसीजन लेने की जटिलता, यानी कि जो निर्णय ले रहा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, इस सब पर वो निर्भर निर्भर करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि होलिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है। देखो, दो वर्ड है हमारे यूनिट में, होलिस्टिक अप्रोच एंड डिसीजन मेकिंग। तो होलिस्टिक अप्रोच क्या है और डिसीजन मेकिंग क्या है, अभी हमने देखा डिसीजन मेकिंग क्या है। नाउ होलिस्टिक अप्रोच क्या है, तो देखो, होलिस्टिक अप्रोच मीन्स टू प्रोवाइड सपोर्ट दैट लुक्स एट द होल पर्सन, नॉट जस्ट देयर मेंटल नीड। द सपोर्ट शुड आल्सो कंसीडर देयर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी कि जो दृष्टिकोण है, जो पूरी तरह से समग्र दृष्टिकोण है, होलिस्टिक अप्रोच यानी कि समग्र दृष्टिकोण है। इसका अर्थ है कि ऐसे समर्थन प्रदान करना, यानी कि आप किसी व्यक्ति को ऐसे समर्थन प्रदान करते हो कि आप जब व्यक्ति को देखते हो, या जो पूरे व्यक्ति को देखता है, यानी ऐसा समर्थन प्रदान करना है जो पूरे व्यक्ति को देखे, ना कि उसकी सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को, ना कि सिर्फ उसकी मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को, यानी कि आपको उसकी मानसिक स्वास्थ्य की अवस्थाओं को ना देख के पूरे व्यक्ति को देखना है। द सपोर्ट शुड ऑल्सो कंसिडर देयर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो जो आपकी जो समर्थन है, जो आपका समर्थन है, उनको आप कैसे शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक भलाई पर भी विचार किया
जाना चाहिए। यानी कि आप एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही जगह से सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको अप्रोच नहीं कर सकते, उसकी दृष्टि नहीं देख सकते, यानी कि वो कैसा है, आपको क्या करना है, उसको सपोर्ट भी करना है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी। तो इन सबको मिला के आप एक होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र दृष्टिकोण रखते हो। A holistic approach, also known as holism, refers to perspective of philosophy that emphasize the interconnectedness and interdependence of parts within a whole। कि जो एक समग्र दृष्टिकोण है, यानी जो पूरी रूप से दृष्टिकोण है, समस्त समस्त दृष्टिकोण है, जिसे समग्रता के रूप में भी जाना जाता है, समग्रता के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा दृष्टिकोण या दर्शन को संदर्भित करता है, यानी एक ऐसे दर्शन या एक दृष्टिकोण को बताता है जो एक पूरे भीतर भागों की, यानी जो उसके अंदर के जो भी भाग है, यानी उसके पूरे भीतर के भागों की परस्पर संबद्धता, यानी कि अटैचमेंट, यानी जो अटैच्ड है, यानी परस्पर किस तरीके से संबंध बनाते हैं, और अन्य श्रोता पर जोर देता है, और जो उसकी डिपेंडेंसी है उस पर भी जोर देता है। इट सजेस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग एनी एंटिटी और सिस्टम रिक्वायर्स कंसीडरिंग not only its individual components but also the relationship and interactions among these components। तो ये क्या करता है, ये सुझाव देता है कि किसी भी इकाई या प्रणाली को समझने के लिए, यानी ये एक ऐसा सुझाव देता है कि किसी भी इकाई या प्रणाली को समझने के लिए ना केवल उसके व्यक्तिगत घटकों पर, यानी कि जो आसपास के जो व्यक्ति के घटक है, यानी जो उसके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, वो किस पर क्या काम कर रहा है, उसके सिर्फ इसी चीज पर आपको सोचना नहीं है, यानी उस पर विचार करना आवश्यक है। यानी कि जो आपके व्यक्तिगत घटक है, यानी जो व्यक्ति के आसपास की घटनाएं हैं, जो घटक हैं उसके, उस पर विचार करना आवश्यक है। बल्कि जो उनके जो घटक और है, यानी कि जो व्यक्ति के घटक है, उनके बीच संबंध और अंत क्रियाओं पर, यानी कि जो उनके बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप्स है, और क्या इंटरेक्ट हो रहा है, यानी कि जो कैसे कैसे क्रियाएं हो रही हैं, उन पर भी आपको विचार करना है। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक जस्टिस, सस्टेनेबल सोसाइटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक जस्टिस, सस्टेनेबली सोसाइटी। नेक्स्ट, अ होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स, यानी अब ये क्या कर रहा है कि डिसीजन मेकिंग में होलिस्टिक अप्रोच कैसे होगी, यानी कि जो हम अभी तक हमने दोनों को अलग अलग देखा, लेकिन अब ये है कि डिसीजन मेकिंग लेते टाइम होलिस्टिक अप्रोच कैसे होनी चाहिए या कैसे होगी। होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स considering the interconnected and interdependent aspects of a situation, recognizing the relationship between various factors and integrating diverse perspective to make well-rounded and comprehensive decisions। यानी कि जो एक निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण में, यानी जब आप निर्णय लेते हो, जो आपका समग्र दृष्टिकोण है, यानी जो आप चारों तरफ जो देखते हो, आपकी जो दृष्टि है, यानी कि आप चारों पहलुओं को, यानी सभी पहलुओं को जो आप देखते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या आप परस्पर जुड़े और जो जुड़े हुए हैं और जो परस्पर अन्योश्रित है, यानी इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित ना ही है, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, उन चीजों पर भी आपको विचार, ऐसी घटनाओं पर विचार करना है, ऐसे पहलुओं पर विचार करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स एंड इंटीग्रेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू मेक वेल राउंडेड एंड कंप्रेहेंसिव डिसीजन। तो ऐसे विभिन्न कारकों को पहचानना है, ऐसे विभिन्न कारक हैं, उनके बीच जो संबंध है उसको पहचानना है, यानी कि ऐसे जो अलग अलग कारक हैं, उनके बीच के संबंध को आपको पहचानना है, और अच्छी तरह से गोल और व्यापक निर्णय लेने के लिए विविध दृष्टिकोणों को एकीकृत करना है, यानी कि आप अच्छी तरह से निर्णय ले पाओ, एक व्यापक निर्णय ले पाओ, उसके लिए जो आसपास के जितने भी दृष्टिकोण है, उसके जो अलग अलग विविध, यानी कि अलग अलग जो जो भी दृष्टिकोण है, उसको आपको सभी को एकीकृत करना है, यानी उनको सभी को कंप्रेहेंसिव, यानी कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ऐसे जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी कि जो अलग अलग विविध रूप से अलग अलग इधर उधर फैले हुए वो जितने भी इंटीग्रेट करने हैं उन सबको, और ऐसे में क्या करना है आपको, एकीकृत करके जो संबंधों को पहचान के अच्छी तरह से गोल और व्यापक निर्णय को, जो विविध दृष्टिकोणों को एकीकृत करना है, यानी सभी को इकट्ठा करना है। Rather than focusing solely on isolated elements, a holistic decision-making process examines the entire context, emphasizing the interplay of different components to achieve a more complete understanding and better informed choices। यानी कि जो अलग अलग तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यानी कि आपको अलग अलग चीजों पे, अलग अलग एलिमेंट्स पे ध्यान नहीं करना है, यानी कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, कि अलग अलग तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक समग्र निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरे संदर्भ की जांच करती है, यानी कि आपको अलग अलग तत्वों पर ध्यान नहीं देना है, उस पर केंद्रित ही पूरा ध्यान नहीं करना है, बल्कि जो पूरी एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो जांचती है कि जो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था वो कैसा था, कि एक समग्र निर्णय जो लिया है
उस प्रक्रिया की ये जांच करेगी जो समग्र निर्णय है वो बेटर है या नहीं है, emphasizing the interplay of different components to achieve a more complete understanding and better informed choices। तो इस पूरे संदर्भ की जो जांच करती है प्रक्रिया और अधिक पूर्ण समझ यानी कि और अच्छे से समझने के लिए और बेहतर सूचित विकल्प यानी कि और बेहतर अच्छे तरीके से सोचकर विकल्प के लिए तो आपको प्राप्त करने के लिए यानी और सूचित विकल्प यानी कि और आपके ऐसे विकल्प पास कर पाए जो आप और बेहतर तरीके से सोच पाए, तो ऐसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न घटकों के परस्पर क्रिया पर जोर देती है, यानी कि जो हॉलिस्टिक अप्रोच है जो आपको और ऐसी समझ होनी चाहिए और ऐसी बेहतर सूचित विकल्प लेने चाहिए जो आपको क्या करती है और परस्पर क्रिया पर जोर देती है, विभिन्न घटकों के परस्पर क्रिया पर जोर देती है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, वही अभी चल रहा है। होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग encourage us to be aware of our action and their impact on the whole. It ensures that we take responsibility and accept accountability for the decisions we make and empowers us to be part of the ongoing process of change। तो होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग इंकरेज करती है, यानी क्या करती है, समग्र निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो हमें अपने कार्यों और समग्र रूप से उनके प्रभाव के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहन करती है, यानी कि जो हम अपने कार्य कर रहे हैं उनके प्रति और जो हम समग्र रूप से प्रभाव है यानी जो समग्र रूप से यानी कि सामान्य रूप से यानी अच्छे समग्र रूप से जो प्रभाव आ रहे हैं और उनके जो इम्पैक्ट है जो एक्शन है यानी कि जो उस पर जागरूक होने के लिए प्रति प्रोत्साहित करती है, यानी हमें प्रमोट करती है इस चीज के लिए कि हम ये चीजें करें, यानी अप्रिशिएट करती है कि आपके आसपास के जितने भी आप कार्य हैं जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं अपने कार्यों से और उसके जो प्रभाव आएंगे यानी उसके जो समग्र रूप से प्रभाव आएंगे उस पर जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करती है, अप्रिशिएट करती है, प्रमोट करती है, जो भी कहना चाहो अप्रिशिएट करती है, प्रमोट करती है ऐसे कार्य और उन पर समग्र रूप से होने वाले प्रभावों के लिए। It ensures that we take responsibility and accept accountability for the decisions we make and empowers us to be part of the ongoing process of change। यानी कि यह सुनिश्चित करती है यानी जो निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण है ये क्या करेगा, यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेदारी लेंगे, जो भी हमने डिसीजन लिया है उसके लिए हम जिम्मेदारी लें, यानी कि जो डिसीजन हमने लिया है वो अगर गलत भी हो रहा है तो भी हम क्या करें कि उसके लिए भी जिम्मेदारी किसे लेनी है, हम ही को। यानी कि जो डिसीजन गलत भी हो रहा है तो भी हमें जिम्मेदारी लेनी है, सही हो रहा है तो भी हमें जिम्मेदारी, सही होता है तो ऑब्वियसली सब जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन जब गलत हो रहा होता है तो हमें जिम्मेदारी तो भी लेनी है कि यानी कि ये एक ऐसे इंश्योर करेगी, ये इस बात का निर्णय करेगी कि आप अपने डिसीजंस का अपने निर्णय का क्या करें, जिम्मेदारी लें for the decisions we make and empowers us to be part of the ongoing process of change। और जवाबदेही स्वीकार करें, यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपने ये निर्णय लिया तो क्यों लिया और आपको उस चीज का जवाब देना होगा, यानी कि आप अगर किसी निर्णय को ले रहे हो तो आप उसके प्रति जवाबदेही भी होगे, आप उसके प्रति जिम्मेदार भी होगे। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है कि आपको क्या करना है, एक तो आपके अपने डिसीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसकी जवाबदेही भी देनी है, यानी आपको उसके अगेंस्ट आपको आंसर्स भी देने पड़ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उसके अगेंस्ट आपको आंसर भी देने हैं। ठीक है, और क्या करता है, तथा ये परिवर्तन की चल रही प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए सशक्त बनानी है, और ये क्या करती है जो ऑनलाइन प्रोसेस है चेंजेस के उसके लिए जो प्रक्रिया चल रही है उसका हिस्सा बनने के लिए भी सशक्त बनाती है, यानी हमें निपुण बनाती है, हमें बेटर करती है, एम्पावर करती है, हमारी यानी ताकत को बढ़ाती है और हमें सशक्त बनाती है, जो आपके आसपास की जो प्रोसेस ऑफ चेंज हो रही है यानी जो बदलने की प्रक्रिया है या जो परिवर्तन चल रहा है उसकी जो प्रक्रिया चल रही है उसको भी हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना है, उसका भी हिस्सा बनने के लिए सशक्त बनाती है। Now, what is decision making process? यानी कि decision making process है क्या? The decision making process is a systematic and cognitive series of steps or stages that individual groups or organization follow to make choices or reach conclusion। यानी कि decision making यानी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो चरणों या अवस्थाओं में यानी कि या तो स्टेप्स में या सीरीज पर स्टेप्स में या स्टेजेस में, यानी एक ऐसी सीरीज है जो स्टेप्स और स्टेजेस की है, यानी चरणों या अवस्थाओं की एक ऐसी व्यवस्थित यानी व्यवस्थित सिस्टमेटिक यानी कि एक ऐसी व्यवस्थित श्रृंखला है, संज्ञात्मक ज्ञानात्मक श्रृंखला है, कॉग्निटिव यानी संज्ञात्मक या ज्ञानात्मक श्रृंखला है जिसका पालन व्यक्ति समूह या संगठन चुनाव करने या निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए करते हैं, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जो एक सिस्टमेटिक हो यानी कि एक कैसी व्यवस्थित हो और ज्ञानात्मक श्रृंखला हो जिसका पालन क्या करे, व्यक्ति करे, समूह करे, किसके लिए, एक निर्णय पर पहुंचने के लिए। यानी कि डिसीजन मेकिंग है वो एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो क्या करती है,
क्या करती है? तो वो क्या करती है कि वो आपके निष्कर्ष पर, यानी कि जो समूह है, व्यक्ति या संगठन है, वो एक निष्कर्ष पर पहुंच जाए, उसको मेक श्योर करती है और आपके लिए चॉइस बनाती है। यानी कि क्या करती है, या तो निष्कर्ष पर पहुंचने की करती है या फिर आपका चॉइस बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट, these steps are not always linear and the decision making process can be iterative with feedback loops and the possibility of revisiting earlier stages। यानी कि जितने भी ये निर्णय हैं, ये जो चरण हैं, हमेशा एक रेखा में नहीं होंगे, यानी कि लीनियर नहीं होंगे, लाइन वाइज नहीं होंगे। यानी कि जितने भी चरण हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, ये सभी हमेशा ऐसा नहीं होगे, हमेशा लाइन वाइज ही हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले से दूसरा हो, दूसरे से तीसरा हो, ऐसा इसमें नहीं है। और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो कैसी है, इटरेटिव है, यानी कि जो पुनरावृत है। यानी कि ऊपर से नीचे कैसे भी, यानी वापस भी जा सकती है, यानी नीचे से वापस भी जा सकती है। अगर आपने कोई डिसीजन है उस पर आप वापस भी जा सकते हो। इटरेटिव है, पुनरावृत, यानी कि उसकी ऐसी वृत्ति है, यानी उसका ऐसा है कि वो वापस अपने डिसीजंस पे जा सकती है। किसके साथ? जिसमें फीडबैक लूप, लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब, जब आप बार बार, लूप का मतलब होता है कि जहां आप कनेक्ट कर जाओ, यानी जहां आप कनेक्ट कर जाओगे तो आप उस जगह से कहीं भी जा सकते हो। लूप तभी बनेगा जब कनेक्शन होगा दो पॉइंट्स के बीच। जब दो पॉइंट्स के बीच कनेक्शन होगा तो लूप बन जाता है। जस्ट लाइक इन्फिनिटी, इफ यू नो इन्फिनिटी देन इट्स अ लूप। तो आप देखिए, उसमें आप कहीं भी हो, आप कहीं भी जा सकते हो, तो कनेक्शन यानी है लूप में। तो ये क्या करती है, इसमें फीडबैक लूप्स होते हैं। यानी फीडबैक, यानी जो बाद में, जो देने वाला आपका क्या है, अनुभव होता है, जो बाद में आप अपना अनुभव शेयर करते हो, उसे हम फीडबैक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फीडबैक लूप्स। और पॉसिबिलिटी ऑफ रिविजिटिंग अर्ली स्टेज, और इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो पहले के चरणों पर फिर से विचार करने की संभावना है। यानी कि इसमें ऐसी संभावनाएं होती है कि वो फिर से अपने पहले जो चरण जो हुए उन पर भी विचार कर सकती है। Additionally, the complexity and importance of the decision may influence the depth of analysis and the time spent at each stage। यानी कि जो इसके अतिरिक्त क्या करना है, इसके अतिरिक्त निर्णय की जटिलता है, यानी कि उसकी जटिलता, यानी कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी निर्णय आपका, जो आपका डिसीजन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, यानी कितना आप कठिनाईपूर्ण है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी जो जटिलता है वो कैसी है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसीजन में इन्फ्लुएंस द डेप्थ ऑफ एनालिसिस, और जो डिसीजन लेने का जो महत्व है, यानी जो डिसीजन लेने की जटिलता है और उसका जो महत्व विश्लेषण है, उसकी गहराई प्रत्येक चरण पर खर्च किए गए समय को प्रभावित करता है। यानी कि आप जितने भी चरण पर, प्रत्येक चरण पर क्या करते हो, खर्च करते हो, जो समय, उसको भी प्रभावित कर सकता है। यानी कि जो उसकी डिसीजन की जटिलता, यानी कॉम्प्लेक्सिटी, और उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसीजन, उस डिसीजन की कितनी इंपॉर्टेंस, यानी वो जो निर्णय ले रहे हो उसकी कितनी जरूरत है, कितनी महत्वता है उस डिसीजन की, तो वो क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है डेप्थ ऑफ एनालिसिस एंड द टाइम स्पेंट एट ईच स्टेज। और क्या कि प्रत्येक चरण पर खर्च किए गए समय को प्रभावित कर सकता है। देखिए, हॉलिस्टिक प्लानिंग यानी रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स रिडक्शन स्ट्रेटेजीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म केयर, लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी हॉलिस्टिक प्लानिंग क्या होगी, कैसे कर सकते हैं हॉलिस्टिक प्लानिंग? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी रिटायरमेंट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि आप, रिटायरमेंट का मतलब 60 साल की एज के बाद आपको जॉब नहीं करनी होती। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको रिटायर कर दिया जाता है कि अब नहीं। तो रिटायरमेंट आपको प्लानिंग करनी है कि जब मेरे पास पैसा ना हो तो मैं कैसे खर्च चलाऊंगा या क्या होगा। ठीक है। टैक्स रिडक्शन स्ट्रेटेजी, यानी आप टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, टैक्स को कैसे कम कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजीज बतानी है, बनानी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, यानी रियल एस्टेट में आप कैसे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उन पर कैसे भरोसा जगा सकते हो। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, यानी कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको मैनेज करना, यानी उसका मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म केयर, यानी कि आप किस तरीके से पैसे को लंबे समय तक बचा के रख सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस, अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस। वेल्थ मैनेजमेंट, यानी जो आपके पास संपत्ति है उसका मैनेज आप किस तरीके से कर रहे हो, उसको बचाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आप किस तरीके से अपना मैनेजमेंट करते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग, और आप अपना वित्तीय प्लान कैसे बना रहे हो, यानी कि फाइनेंशियली आप कैसे प्लानिंग कर रहे हो, जो आपके जितनी सैलरी आ रही है उसी में आप पैसा चला रहे हो, घर चला रहे हो, यानी कि आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल बेटर। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि एक के बाद ही होगा, इसमें से आप कोई भी, ऐसा स्टेज है कि आप कोई सा भी डिसीजन कभी भी ले सकते हो। और आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उस पर आप फिर वापस भी आके सोच सकते हो। आपने सोचा मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक प्लान लिया, मैंने रिटायरमेंट प्लान का किसी भी कंपनी का। अच्छा, फिर मैंने बाद में सोचा नहीं यार, मेरे को नहीं करना ये वाला प्लान। तो आपने क्या किया, एक साल उसका पे किया, लेकिन आपने क्या सोचा, अब मेरे को ये प्लान अच्छा नहीं लगता, तो आपने पे करना बंद कर दिया और जो पैसा हुआ उसका कुछ डिडक्शन होके आपको वापस मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर उस पर डिसीजन ले लिया तो वो काम
हो ही जाएगा। आपको वेल्थ मैनेजमेंट करनी है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, लॉन्ग टर्म केयर करनी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, टैक्स रिडक्शन स्ट्रेटजीज हैं। तो ये सब क्या है, ऐसी एक भी इसमें ऐसा कोई स्टेप नहीं है कि हमेशा एक के बाद ही एक होगा, यानी ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करते कि अगर वो होगा तभी मैं आऊंगा। तो ये सारे स्टेप जो आप देख रहे हो ये सभी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो यानी कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या कहती है कि आपको ऐसी चॉइसेस बनानी है इंडिविजुअल जो आपको कहाँ कंक्लूजन पे लेके जाएं, और ये हमेशा लीनियर नहीं होंगे। कैसे होंगे, ये वापस जाने वाले, इसमें फीडबैक लूप्स भी होते हैं। अगर मेरे को लगा रिटायरमेंट प्लान मैंने एचडीएफसी का ले लिया, लेकिन मेरे को पता चला एचडीएफसी का प्लान अच्छा नहीं है, उसके फीडबैक्स अच्छे नहीं है, तो मैंने मेरे को फीडबैक लूप के थ्रू मैं कहाँ पे आ गया, मेरे को एचडीएफसी का ना लेके मैंने एसबीआई का ले लिया। तो यानी कि जो प्लानिंग है, यानी इसमें आप क्या करोगे, फीडबैक लूप्स के थ्रू आप वापस भी जा सकते हो पुरानी स्टेज पे, जो आपने विचार ले लिया उस पर आप दोबारा, जो आपने निर्णय ले लिया उस पर आप दोबारा सोच सकते हो। Various decision making models and theories exist, ranging from rational models that emphasize a systematic and logical approach to more behavioral and initiative models that recognize the influence of emotions and heuristic in decision making. The specific process can vary depending on the nature of the decisions, the individual or group involved, and the context in which the decision is made. यानी कि जो निर्णय लेने के जो विभिन्न मॉडल हैं और सिद्धांत हैं वो मौजूद हैं, यानी कि डिसीजन लेने के बहुत सारे सिद्धांत, अलग अलग तरीके के सिद्धांत और अलग अलग तरह के मॉडल मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, जिसमें तर्क संगत मॉडल से लेकर व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण पर जोर देने वाले अधिक व्यावहारिक और सहज ज्ञान युक्त मॉडल शामिल हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो तर्क संगत भी हैं, यानी कि जो फैक्ट्स पे बात करते हैं, यानी रेशनल मॉडल्स हैं। और कैसे हैं, व्यवस्थित मॉडल भी है, जैसे तार्किक दृष्टिकोण है पर जोर देने वाले अधिक व्यावहारिक और सहज ज्ञान युक्त मॉडल शामिल हैं। ठीक है। The specific process can vary depending on the nature of the decision, the individual or groups involved, and the context of। तो जो आप निर्णय लेने में जो भावनाएं और अनुमान यानी अनुभव पर आधारित, यानी जो आप निर्णय लेने में क्या करते हो, द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन एंड ह्यूरिस्टिक, यानी कि जो आपके अनुभव है और आपका भावना है, यानी अनुमान है और आपकी भावना है, यानी अनुमान यानी अनुभव पर आधारित, ह्यूरिस्टिक यानी अनुमान जिसका मतलब अनुभव पर आधारित, यानी जो आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लेते हो डिसीजन मेकिंग में। तो ये सब ऐसे मॉडल्स पे डिपेंड करता है। The specific process can vary depending on the nature of the decision, the individual or group involved, and the context in which the decision is मेड। तो जो विशिष्ट प्रक्रिया निर्णय की प्रकृति है इसमें शामिल, यानी जो विशिष्ट है, यानी जो स्पेसिफिक प्रोसेस है, तो उसके जो निर्णय लेने की जो प्रकृति है, यानी कि जो उसकी नेचर है, डिसीजन लेने का जो नेचर है वो क्या करता है, ऐसे व्यक्ति या समूह है, ऐसे व्यक्ति या समूह जिसमें शामिल होते हैं जो संदर्भ में निर्णय लिया जाता है, जिसके आधार पर भिन्न हो सकती है, यानी दोनों का निर्णय अलग अलग हो सकते हैं, ग्रुप भी इन्वॉल्व है और इंडिविजुअल्स भी, यानी कि अगर किसी कंपनी में ग्रुप ने पूरा निर्णय लिया और किसी का व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव भी अलग हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन ले लिया वो सबका एक जैसा ही हो, किसी किसी के पर्सपेक्टिव भी अलग हो सकते हैं किसी के। ओके, देखिए आपको कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना है। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और डिसीजन, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को पहचानना है। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम यानी समस्या निर्णय की पहचान करना कि आपको क्या समस्या आ रही है और आपने जो निर्णय लिया है उसको आप कैसे पहचान रहे हो। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और डिसीजन, यानी कि आपको क्या करना है, समस्या को और निर्णय को पहचान करना है। आपका सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको क्या करना है, समस्या को पहचानना है, उसी के बेस पे आप डिसीजन ले पाओगे, जैसी समस्या उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को बताना है कि हमारा क्या उद्देश्य है, जो डिफाइन करने हैं आपको अपने उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो मेरे उद्देश्य क्या है वो आपको बताने हैं। फिर आपको करना है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, फिर आपको जानकारी जुटानी है कि उससे रिलेटेड जो भी कोई दिक्कत आई है उसके बारे में आपको क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यानी इन्फॉर्मेशन को जुटाना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, आपको क्या करना है, विकल्पों की पहचान करनी है कि आप कौन से ऑल्टरनेट में रख सकते हो, यानी कि आपके पास कौन से विकल्प हैं, इस निर्णय को लेने के आपके पास कौन से विकल्प आते हैं। फिर आपको इवेल्युएट करना है, यानी उनका मूल्यांकन का, यानी कि आप अब मान लो 10 आपने विकल्प रख लिए तो 10 थोड़ी विकल्प रखने हैं। उनमें से छांटते छांटते यानी कि उनका ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट करते करते आप क्या करोगे, 2 से 3 ऑल्टरनेट्स रखोगे। ठीक है, उसके बाद मेकिंग अ चॉइस, यानी कि एक विकल्प बनाना है, फिर उनमें से एक बनाना है, यानी जितने आपने इवेल्युएट कर दिए उनमें से सबको फिर एक बनाना है, यानी कि एक ही विकल्प बनाना है। इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, फिर आपको क्या करना है, निर्णय पे
कार्य करना है, यानी उस जो डिसीजन आपने सोचा है उसको क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी डिसीजन आपने सोचा उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसकी निगरानी करनी है और प्रतिक्रिया देखनी है, यानी मॉनिटरिंग करना है, उसका फीडबैक चेक करना है, यानी उस डिसीजन जो आपने लिया है उसकी निगरानी करोगे और प्रक्रिया को प्रतिक्रिया जो उसका फीडबैक है उसको देखोगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे सेशन।